नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी अध्ययन। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम एक नज़र डाल लेते हैं। पहली न्यूज़ है, पूर्वी लद्दाख में जो हमारी चाइना के साथ एलएसी है, उसकी स्थिति पर भारत और चाइना के बीच में एक रचनात्मक और भविष्योन्मुखी वार्ता हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो पूर्वी लद्दाख में एलएसी है, तो वहाँ पे एक बैठक हुई है, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी बातचीत हुई है। उसमें सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वो हमारा उद्देश्य क्या है, वहाँ पे शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे और जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएं। क्योंकि आपको पता है, जो गलवान घाटी में हमारी हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद हमारे संबंध बहुत ही बेकार हो गए थे। और जो कार्यकारी तंत्र की बैठक हुई है, उसमें दोनों देशों ने सीमांकन, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र की निर्माण और सीमा पार सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। आप जो ये पॉइंट्स हैं, जो ये शब्द हैं, इनका उपयोग आप मेंस आईआर में कर सकते हैं। अगली न्यूज इबोला वायरस से रिलेटेड है। इबोला वायरस फिर से फैल रहा है अफ्रीकी देशों में और गवर्नमेंट अब बहुत ही सतर्क हो गई है और एयरपोर्ट वगैरह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेशी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो इबोला वायरस से संबंधित हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। जो इबोला वायरस है वह अत्यधिक संक्रामक वायरल रक्तस्रावी ज्वर है, यानी कि वायरल हेमोरेजिक फीवर है। ठीक है, 1976 में इसकी खोज हुई थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो तत्कालीन जायरे था, और इबोला नदी के पास, मतलब, और इसका नाम भी इबोला नदी के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, और यह एक आरएनए वायरस है। आपसे पूछ सकता है इबोला डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, तो ये आरएनए वायरस है, आपको याद रखना है। तो फल खाने वाले जो चमगादड़ यानी कि जो फ्रूट बैट्स होते हैं, उन इसको इनका प्राकृतिक भंडार माना जाता है। ये कैसे फैल सकता है यार? व्यक्ति के रक्त से यानी ब्लड से तरल पदार्थों जैसे लार या सीमन वगैरह से फैल सकता है। यह एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है, यानी हवा में नहीं फैलता है, और इसकी एक वैक्सीन भी है अल्वेबो नाम से। तो ये ऐसा कोई बुखार या ज्वर नहीं है जिसकी वैक्सीन नहीं है, इसकी एक वैक्सीन है। अगली जो न्यूज़ है, वहाँ पे जो जयशंकर साहब हैं हमारे, वो साइप्रस के लिमासोल में, कहाँ पे, साइप्रस के लिमासोल में आयोजित जो यूरोपियन यूनियन की जो विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक हुई है, उसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भाग लिया। और उस बैठक में किस बात पर चर्चा हुई है? जो पश्चिम एशिया संघर्ष यानी कि जो होर्मुज जल संधि का संकट चल रहा है उस पर, और वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, और बहुध्रुवीय जो व्यवस्था में व्यवहारिक सहयोग और साझा हितों पर भी गहन चर्चा की गई है। वहाँ पे हमारे विदेश मंत्री ने साइप्रस के राष्ट्रपति कौन, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, इनसे भी मुलाकात की है। हो सकता है एग्जाम में नाम पूछ ले, इसलिए इसको कवर करवा दिया गया है। और एक और न्यूज है कि जो फ्रांस में दास प्रथा के खिलाफ जो ब्लैक कोड था, उसको रद्द करने के लिए अभी विधेयक पास किया गया था। वहाँ पे औपनिवेशिक काल से ही यह कानून चला आ रहा था, लेकिन इसको औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया था, उसको अब रद्द किया जा रहा है। अगली न्यूज है, चांद के जो साउथ पोल है, वहाँ पर क्रेटर्स हैं, उनके नीचे बर्फ होने के सबूत मिले हुए हैं। साउथ पोल में क्या है, मून का, जहाँ पे हमने अपने चंद्रयान की लैंडिंग की हुई थी, वहाँ पे हमेशा छाया रहती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पे नहीं आता है। भविष्य के जो चंद्र अन्वेषण यानी कि मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जानकारी के आधार पर हम वहीं पर अपने जो लैंड कर सकते हैं, जो हमारे मिशंस हैं, संभावित बर्फ वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अहमदाबाद की जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ के साइंटिस्ट ने अध्ययन करके बताया हुआ है। और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के जो डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार से मिली डाटा की जांच की और उसके आधार पर चंद्रमा पर बर्फ होने के संकेत की पुष्टि की है। अगली न्यूज है, विकास का नया इंजन बना सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, उसका निर्यात बहुत ज़्यादा है। हमारी जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है। भारत के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? 53.6% है। और 2047 तक वैश्विक सेवा निर्यात में यानी कि जो सर्विस के एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 10% होने का करने का लक्ष्य रखा गया है। बीते 10 साल में कुल सेवा निर्यात यानी सर्विस एक्सपोर्ट में 158 अरब डॉलर से बढ़कर हमारा कितना हो गया? 421 अरब डॉलर, यानी कि जो 2021 में हमारा कितना, 19-20 में था 213 अरब डॉलर। मात्र 5 से 6 साल में हमारा कितना, लगभग 2 गुना हो गया, 421.3 अरब डॉलर पहुंच चुका है। बल्कि यही 2014-15 में कितना था? सिर्फ 158 अरब डॉलर ही था। भारत की जो जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? 53.6। लेकिन आपको याद रखना है, जो यूएसए में है 80% से भी अधिक सर्विस सेक्टर का योगदान है। चाइना में 60% से भी अधिक सर्विस सेक्टर का योगदान है। ये आर्टिकल है एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
कुछ पॉइंट नहीं है, वही हमेशा वाले पॉइंट है। कृषि प्रधान देश है, 50% से अधिक कार्यशील आबादी है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पर निर्भर है। कृषि का योगदान 15 से 17% है जीडीपी का। चुनौतियां हैं, उत्पादकता लगातार घट रही है, जल संकट बढ़ रहा है, फसल असंतुलन बढ़ रहा है, आयात पे हमारी निर्भरता बढ़ रही है, किसानों की आय के संकट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 2013-14 में जो इंडिया का, जो भारत का कृषि निर्यात था, वो कृषि आयात की तुलना में लगभग 27 अरब डॉलर, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था। और इसके बीच में जो डिफरेंस था ना, वो 27 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। लेकिन जब हम 2025-26 में आते हैं तो यह अंतर मात्र घट के कितना रह गया, 27 की जगह अब मात्र 12.7 अरब डॉलर का हो गया है। यानी कि हमारा जो आयात है वो बढ़ चुका है। जहां 2013-14 में हमारा आयात था कुल 15.5 अरब डॉलर का, अब हमारा आयात बढ़ के कितना हो चुका है, 40.4 अरब डॉलर का हो चुका है। जहां हमारा निर्यात पहले 43.3 अरब डॉलर का था, वहीं लेकिन हमारे निर्यात में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, केवल 10 बिलियन डॉलर के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और वो केवल इस समय कितना है, 53.1 अरब डॉलर हुआ है। भारत, आपको पता है, जो हम खाद्य तेल की आयातक, हम खाद्य तेल का उत्पादन भी करते हैं लेकिन उसका कंज्यूम कर लेते हैं, और जो खाद्य तेल के सबसे बड़ी आयातक देशों में भी हैं। हम जो खाद्य तेल है उसका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। कुल खाद्य तेल की आवश्यकता का लगभग 55 से 60% हम आयात करते हैं। आप समझ लीजिए केवल 35 से 40% के आसपास, सॉरी 40 से 45% के आसपास ही हम अपनी खुद का उत्पादन करते हैं, बाकी हम कहाँ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भारत 2025-26 में कितना खाद्य तेल का आयात किया था, 169.4 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था, और उसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ा था, 19.5 अरब डॉलर हमें खर्च करने पड़े थे। सेम स्थिति हमारी दालों में भी है। भारत ने लगभग 59.6 लाख टन दालों का आयात किया था, और उसके लिए भी हमें 3.6 अरब डॉलर खर्च करने पड़े थे। ये दाल हम कहाँ से आयात करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और रूस से हम आयात करते हैं। कौन सी दालें, अरहर, मसूर, मटर, उड़द जैसी हम दालें आयात करते हैं। पहले क्या था, जो एक समय ऐसा था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास का हम निर्यातक देश थे, लेकिन अब वर्तमान में हम कच्चे कपास का बहुत रिकॉर्ड स्तर पर आयात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक चिंता का विषय है। जिन वस्तुओं का हम उत्पादन देश के किसान स्वयं कर सकते हैं, उसके लिए भी हम आयात पर निर्भर हैं, और हमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। 2025-26 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत रहा है। बासमती चावल का निर्यात हमने 5.8 अरब डॉलर का किया, और जो गैर बासमती चावल है उनका निर्यात हमने 4.4 अरब डॉलर का किया हुआ है। समुद्री उत्पाद निर्यात भी लगभग हमारा 8.4 अरब डॉलर का रहा है। और इसी के साथ हम मसाले भी हमने 4 बिलियन डॉलर के बेचे हुए हैं, जैसे मिर्च, जीरा, हल्दी, इलायची और धनिया। अब आगे लेखक कृषि नीति पर बात करता है कि जो हमारी कृषि नीति किसके ऊपर निर्भर रही है, गेहूं और धान, क्योंकि उस समय हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल था खाद्य की आपूर्ति करना, क्योंकि आपको पता है एक समय ऐसा भी आया था जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी। फिर उसके बाद जब हरित क्रांति लाई गई तो केवल 3-4 इलाकों में सक्सेस हुई, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, और वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा फोकस केवल धान और गेहूं के उत्पादन को किया गया। इससे क्या हुआ कि भूजल संकट, क्योंकि ये जो जैसे धान है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो ट्यूबवेल वगैरह का यूज किया गया, किसानों के द्वारा नलकूपों का यूज किया गया, जिससे भूजल संकट खड़ा हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है, और कई कृषि क्षेत्र ऐसे हैं जो अब डार्क जोन श्रेणी में जा चुके हैं। अब सरकार अपने प्रयास कर रही है, अब एमएसपी क्या कर रही है कि वह गेहूं और धान पर कम बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन जो दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों पर एमएसपी पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देती है, ताकि किसान इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों, ठीक है। किसानों को पारंपरिक जलगहन फसलों से हटाने की कोशिश की जा रही है, कि जो जैसे धान है वहाँ पे गन्ना है, सबसे ज़्यादा जल की मात्रा लगती है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो जल गहन फसल हैं उनका उत्पादन ना किया जाए और किसान फसल विविधीकरण की ओर ध्यान दें। और इससे क्या होगा, खाद्य तेल और दालों में बढ़ती आयात निर्भरता को भी कम किया जा सकता है अगर हम फसल विविधीकरण पर ध्यान दें, यानी कि केवल गेहूं और धान की खेती न करके हम खाद्य तेल और दालों का भी उत्पादन करें। गवर्नमेंट ने योजना कौन सी लाई है, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, ऑयल पाम मिशन और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी नई नई योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है, उसका भी लेखक ने उल्लेख किया हुआ है। इसके साथ वही फसल बीमा, किसानों के लिए क्या ज़रूरी है, फसल बीमा है,
सरकारी खरीद की गारंटी दी जाए, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाई जाए, कोल्ड स्टोर सुविधाएं प्रदान की जाए, प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, बेहतर बीजों का विकास किया जाए। यही सब बातें लिखी हैं। अगला पॉइंट मैंने जनसत्ता से लिया हुआ है कि एसी विस्फोट, जो अब चूंकि आपको पता है गर्मी चल रही है, तो एसी विस्फोट के कारण आग लगी और प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष धनेंद्र कुमार जी थे, उनकी मौत हो गई है। तो हम सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देखेंगे। यह 2003 में स्थापित हुआ था और मई 2009 से यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट के द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। किस मंत्रालय के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। और वर्तमान अध्यक्ष रवनीत कौन है? ठीक है, कौन थे प्रथम अध्यक्ष थे किसके? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। इनका निधन हो गया है एसी के द्वारा, आग लगने के द्वारा। जनसत्ता में एक और आर्टिकल दिया गया है, किससे? नदी पॉल्यूशन से, यानी कि रिवर पॉल्यूशन से संबंधित है। नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे यहाँ लेखक कह रहा है कि कोई धन की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है। योजनाएं भी हैं, धन भी है, लेकिन जो कमी है वो है इच्छा शक्ति की। हमारे यहाँ पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है, किसकी वजह से? राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोगों के सहयोग ना करने की वजह से। भारत में जो रिवर पॉल्यूशन या प्रदूषित नदियाँ हमेशा से चिंता का विषय बनी रही हैं। गवर्नमेंट लगातार योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि उनका लाभ हो रहा है। आपको पता है दिल्ली में यमुना है, वो सबसे प्रदूषित नदियों में एक मानी जाती है और यह नदी दिल्ली में जलापूर्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। और जो यमुना नदी के पॉल्यूशन की वजह माना जाता है नजफगढ़ का नाला, जिसमें प्रदूषित पानी मिलता है। उद्योगों से जो निकलने वाले रसायन इसमें मिलते हैं। चेन्नई की भी यही है दशा है। चेन्नई में कुओम नदी है, उसका भी सेम यही हाल है। गुजरात में जाएंगे तो साबरमती का यही हाल है। आगे दामोदर नदी का भी यही हाल है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण क्या है? औद्योगिक कचरा इसमें मिल रहा है। गंदा पानी है, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करते, यानी कि अनुपचारित गंदा पानी उसमें मिला दिया जाता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और कृषि में जो हम बहुत ज़्यादा रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जो खाद है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं रन ऑफ के द्वारा, वो जाके नदियों में मिल जाता है। उससे भी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। इसके अलावा वही कई शवों को नदियों में बहा दिया जाता है, पॉल्यूटेड हो रही हैं। और नगर निकाय हैं, उनकी भी इसमें जो स्थानीय निकाय हैं वो भी इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए 1986 से अब तक 20,000 करोड़ रुपए, कितना? 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और जो 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम लाया गया था, उसके बाद से ही 13,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। और 2019 में एक आकलन किया गया कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, किसने आकलन किया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। उसने बताया गंगा किनारे जो बसे शहर हैं सीधा अपना कचरा नदी में ही डाल दे रहे हैं। मतलब जो कचरा है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो जल है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अनौपचारिक जो सीवेज है उसको डायरेक्ट नदी में ही डाल दे रहे हैं। और जो किनारे जो बसे शहर हैं उनके पास अपना खुद का कचरा निपटान संयंत्र ही नहीं है। एक और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के जो नगर पालिका क्षेत्र के कचरे का लगभग 17% हिस्सा भारत में। सोचिए आप। इससे निपटने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को तत्काल अमल में लाना होगा। और नगर पालिका क्षेत्र के ठोस कचरे के निपटान के लिए एक वैश्विक संधि हो। ऐसा लेखक कह रहा है कि एक वैश्विक संधि की बहुत ज़्यादा अब जरूरत है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी देश समान नियमों का पालन करें, जिससे एक देश से दूसरे देश में नदियों के कचरे आने का जोखिम भी कम हो जाए। भारत में नगर पालिका क्षेत्र से लगभग कितना टन कचरा निकलता है? 1,52,245 मीट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है। यह कचरा आमतौर पर कहाँ से निकलता है? घरों से निकलता है। और अब तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट भी बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहे हैं। 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना। कुछ जगह हमें सफलता मिली है, लेकिन बहुत जगह हमें सफलता नहीं मिली है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी? विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2026। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि विश्व ऊर्जा निवेश 2026 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो IEA ने, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें हैं कि भारत में जो ऊर्जा निवेश है अब 170 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2030 तक अपनी शोधन क्षमता में लगभग 15% वृद्धि करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। 2025 में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% प्राप्त करने का राष्ट्रीय जो हमारा लक्ष्य था वह समय से 5 साल पहले ही हमने प्राप्त कर लिया है।